वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो हम चर्चा कर रहे थे लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके? लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में। तो लंग्स में हमने आपको बताया था कि एपिग्लॉटिस होता है, रिकॉल कीजिए मेरे साथ, एपिग्लॉटिस होता है, उसके बाद क्या होता है, फेरिंग्स होता है, उसके बाद लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता था। ट्रैकिया आ करके फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पर दो ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता था, ठीक है। उसके बाद वो छोटी छोटी ब्रोंकायोल्स में डिवाइड हो जाता है। वो फाइनली बलून लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, जिसका नाम हम लोगों ने बताया था एल्वियोलाई होता है। क्या होता है? एल्वियोलाई। तो हमने आपको नोट पॉइंट में एक चीज़ और लिखवाया था इसीलिए कि एल्वियोलाई इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि वो स्ट्रक्चर भी बना रही है और फंक्शन को भी मेंटेन कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने एल्वियोलाई को क्या बोला था? यूनिट बोला था, यूनिट ऑफ लंग्स बोला था। जैसे हमारी पूरी बॉडी की यूनिट सेल होती है, उसी तरीके से अगर आपसे खाली और खाली लंग्स के बारे में पूछा जाएगा तो लंग्स की यूनिट क्या होती है? एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई जो होती है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब एल्वियोलाई के अगर हम नंबर की बात करें तो एक लंग्स में कितने एल्वियोलाई पाए जाते हैं? 150 मिलियन। तो दोनों में कितने हो जाएंगे? 300 मिलियन एल्वियोलाई, ठीक है। और हमने एक चीज़ आपको बताया था कि आपके लेफ़्ट वाले में क्या चीज़? लेफ़्ट वाले में हमारे लंग्स में दो आपके लोब होते हैं। कितना लोब होते हैं? दो लोब होते हैं, यानी कि एक मीडियन लाइन उनको क्या करती थी? डाइसेक्ट करती थी, तो दो लोब बनते थे। और राइट वाले में 3 लोब होते हैं। राइट का मतलब दाहिना, ठीक है, और लेफ्ट का मतलब बायां। तो बा से बायां, बा से बाई, बाई का मतलब 2। तो लंग्स के बारे में थोड़ी और हम इंफॉर्मेशन आपको अगर दें तो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लीजिए, कंटिन्यू करते हैं। लंग्स के बारे में अगर हम आपको और इंफॉर्मेशन दें तो लंग्स जो होता है हमारा, अगर एनाटॉमिकली देखें, एनाटॉमिकली का मतलब होता है, इसकी एनाटॉमी देखें। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए, दो टर्म होते हैं, एक मॉर्फोलॉजी होती है, एक एनाटॉमी होती है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्टडी, किसी को देख करके, हमको देख लीजिए, ठीक, हेयर है, नोज़ है, आईज़ हैं, कलर है, जो भी है ये सब मॉर्फोलॉजी में आएगा। ज़रा हमको काट के देखिए अंदर, ठीक है, तो ये जो स्टडी होगी वो एनाटॉमी कहलाएगी। तो एनाटॉमिकली अगर हम देखें लंग्स, एक हमारा एयर टाइट चैम्बर होता है। क्या होता है? एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर का मतलब बाबू कि ये जो होता है चारों तरफ से क्या होता है? पैक होता है हमारा लंग्स, यानी कि कहीं से भी एयर इसमें एंट्री बाहर से नहीं कर सकती है, आउटर से। भाई अंदर से तो जाएगा ही जाएगा लंग्स में, बाहर से कहीं से भी इसमें आपके एयर एंट्री नहीं कर सकती है, यानी कि पूरा ये पैक होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है एयर टाइट चैम्बर। अगर हम एयर टाइट चैम्बर की थोड़ी सी बात करें तो लंग्स जो हमारे होते हैं, ये देखिए, ये लंग्स, ये आपके ब्रोंकस में टूट गया था, ये है लंग्स, ठीक। लंग्स जो होते हैं वो नीचे से सपोर्ट किए जाते हैं। क्या चीज़? नीचे से सपोर्ट किए जाते हैं एक डोम शेप। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं डोम शेप। कौन सा शेप बोलते हैं? DOME, डोम शेप। डोम शेप का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोम, ठीक है। यानी कि जैसे नाव होती है, कुछ इस तरीके से हमारा एक नीचे की तरफ एक ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायाफ्राम बोलते हैं। तो ये डायाफ्राम किस शेप का होता है? आपका डोम शेप का होता है। अब देखिए, ये नीचे से हमारे लंग्स को कौन सपोर्ट किया है? डायाफ्राम, ओके। और अगर हम पीछे साइड से बात करें, यानी कि हम डॉर्सल साइड से बात करें, देखिए बॉडी में
हर जगह पे दो वर्ड आपके आएंगे पूरे लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, एक डॉर्सल साइड और एक वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड वो साइड होता है जिस पर लाइट डायरेक्ट गिरती है, उसको बोलते हैं डॉर्सल साइड। जैसे कोई मान लीजिए लीफ है, ऐसे है एयर में, ठीक है, तो उसको ऊपर वाले साइड को हम लोग डॉर्सल बोलेंगे और नीचे वाले साइड को हम लोग वेंट्रल साइड बोलेंगे। लेकिन बोलेंगे आप सर तो हम लोगों में लाइट तो सब जगह इक्वल पड़ती है, तो हम कैसे डॉर्सल और वेंट्रल बोलें, कौन सा साइड डॉर्सल होता है कौन सा वेंट्रल होता है? तो हम बताएं इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम पहले क्या थे, मंकी थे, तो मंकी ऐसे चलता था, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन ऊपर हुआ तो ये पोर्शन डॉर्सल कहलाएगा और ये पोर्शन हमारा पूरा क्या कहलाएगा, वेंट्रल। तो अगर हम इस लंग्स के डॉर्सल साइड में कौन सपोर्ट किया है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम हमारा इसको सपोर्ट की है डॉर्सल साइड से, और वेंट्रल साइड से यहाँ पर ये बीच में जो हड्डी है, जो बोन्स है, ये सपोर्ट की है, इसका नाम होता है स्टर्नम। यानी कि स्टर्नम जो है हड्डी वो आपके वेंट्रल साइड से सपोर्ट की है और स्टर्नम और आपका वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड से सपोर्ट किया है, ठीक। और नीचे से यानी कि लोअर साइड से हमको यहाँ पर जहाँ पर ये थोरैसिक और ये लंबर वाला ये जो जंक्शन है, यहाँ पर एक डोम शेप की मसल्स पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम, यानी कि नीचे से इसको डायाफ्राम ने सपोर्ट दिया है। और बगल से अगर हम देखें तो ये देखिए ये हमारी रिब्स, ठीक है, ये हमारी रिब्स इसको सपोर्ट की हुई हैं लैटरली साइड से, ठीक। तो यही इसको एयर टाइट चैम्बर बनाती है। तो अगर हम एयर टाइट चैम्बर देखें तो ये एयर टाइट चैम्बर जो होता है किस वजह से होता है, डॉर्सली सपोर्ट बाई डॉर्सली सपोर्टेड बाई स्टर्नम बोन। कौन सी बोन, स्टर्नम बोन। ये देखिए ये स्टर्नम बोन है, यहीं से हमारी रिब्स निकली होती, क्या निकली होती हैं, रिब्स निकली होती हैं, ये स्टर्नम बोन है बीच वाला, ठीक। तो डॉर्सली सपोर्टेड बाई स्टर्नम बोन, वेंट्रली सपोर्टेड बाई यानी कि आगे से डॉर्सली सपोर्टेड बाई वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, वेंट्रली सपोर्टेड बाई स्टर्नम बोन, लैटरली साइड में लैटरली सपोर्टेड बाई रिब्स एंड लोअर साइड से कौन सपोर्ट करता है, डायाफ्राम। अच्छा, डायाफ्राम अगर हम बताएं तो डायाफ्राम एक मसल पाई जाती है डायाफ्राम में, जो आपकी एनसीईआरटी नहीं लिखी है, उसको बोलते हैं फ्रेनिक मसल। क्या बोलते हैं, फ्रेनिक मसल। तो उसका नाम लिख लीजिए डायाफ्राम में, फ्रेनिक मसल ये सपोर्ट करता है लंग्स को। और अभी हम आपको बताएंगे कि इसी तरीके से रिब्स नहीं सपोर्ट करती, रिब्स में जो मसल्स पाई जाती हैं वो सपोर्ट करती हैं, उनका नाम होता है इंटरकॉस्टल मसल। क्या नाम होता है, इंटरकॉस्टल मसल। तो रिब्स में जो मसल्स पाई जाती हैं इनका नाम लिख लीजिए, इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल। तो रिब्स के बीच में यानी कि ये देखिए ये तो है स्टर्नम हमारा, ये एक रिब्स निकली, ये दूसरी रिब्स निकली, ये तीसरी रिब्स निकली, इनके बीच में जो मसल्स पाई जाती है इनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल। क्या बोलते हैं, इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं, ठीक है। और जो आपके डायाफ्राम की जो मसल्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उसमें जो मसल्स पाई जाती हैं उसको बोलते हैं फ्रेनिक मसल। क्या बोलते हैं, फ्रेनिक मसल। इतना नोट कीजिए। यानी कि ये सब इसको स्ट्रक्चर, इसको एयर टाइट चैम्बर बनाते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें इसको, ज़रा हम डायग्राम्स के माध्यम से समझें। अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझाएं तो ये देखिए ये हमारा है लंग्स, ठीक है। नीचे से कौन इसको सपोर्ट किया है,
नीचे से डोम शेप, डायाफ्राम, डायाफ्राम की फ्रीनिक मसल ने सपोर्ट किया है। आगे से इसको कौन पकड़ा है, आगे से ये देखिए इसके ऊपर रखा हुआ, ठीक है, ये आगे से जो है इसको इस बोन ने, कौन सी बोन ने, स्टर्नम बोन ने, तो ये हो गया स्टर्नम बोन, स्टर्नम यानी कि ये वेंट्रली सपोर्ट किया है और ये लोअर साइड से सपोर्ट किया है। अब देखिए यहाँ से रिब्स निकलेंगी, क्या निकलेंगी, रिब्स, स्टर्नम से निकलेंगी रिब्स, ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे वर्टिब्रल कॉलम के पास। ये है रिब्स। रिब्स की मसल को हमने बताया कि फ्रीनिक आपके इंटरकॉस्टल मसल बोलते हैं, तो रिब्स ने लैटरल में सपोर्ट किया, किसको, लंग को, ठीक। और पीछे से किसने सपोर्ट किया है, वर्टिब्रल कॉलम ने सपोर्ट किया है। किसने सपोर्ट किया है, वर्टिब्रल कॉलम। ये देखिए ये पीछे से वर्टिब्रल कॉलम ने इसको सपोर्ट कर रखा है, ये है वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि ये डॉर्जल साइड से इसको सपोर्ट कर रखा है, ठीक। तो कुछ इस तरीके का, इसी के इन्हीं चारों के बीच में हमारा क्या होता है, लंग्स होता है, चारों तरफ से अटैच होता है, ठीक। तो इसीलिए इसको एयर टाइट चैम्बर बोलते हैं। यानी कि इनमें होने वाला कोई भी इवेंट्स, चाहे वो आपका स्टर्नम हो गया, चाहे आपका ये रिब्स हो गया, चाहे ये डायफ्राम हो गया, चाहे आपके पीछे वर्टिब्रल कॉलम हो गए, अगर हम इनमें कोई चेंज करेंगे तो वो चेंज इफ़ेक्ट कहाँ पे आएगा, उनका इफ़ेक्ट लंग्स पे देखने को मिलेगा। अरे भाई, अगर मान लीजिए हमारे पास एक बलून है, क्या है, एक बलून है, उसको हमने हाथ से पकड़ रखा है। बलून को मान लीजिए लंग्स है, क्या है, लंग्स है, उसको हाथ से पकड़ रखा है, हाथ यानी कि यहाँ पे हाथ रिब्स मान लीजिए, क्या, रिब्स उससे अटैच है। तो अगर हम हाथ से बलून को खींचेंगे, क्या, हाथ में अगर चेंज करें यानी कि बाहर की तरफ फोर्स लगाएं, तो बलून में चेंज होगा कि नहीं, बलून बाहर की तरफ फैलेगा। यानी कि रिब्स में कोई चेंज हो रहा है तो उसका इफ़ेक्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, लंग्स पे देखने को मिल रहा है, ठीक। यानी कि ये जो एयर टाइट चैम्बर का यही फ़ायदा है कि इनमें कोई चेंज अगर होगा, ठीक है, तो इसमें किसमें चेंज देखने को मिलेगा, हमको लंग्स में चेंज देखने को मिलेगा। अभी इसकी पूरी मैकेनिज़्म हम बताते हैं कि एयर टाइट चैम्बर जो ये बना रहे हैं, स्टर्नम हो गया, रिब्स हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, डायाफ्राम हो गया, ये हमारे लंग्स को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि इनके होने से क्या फ़ायदा है। अगर ये ना होते ना तो हम सांस ले पाते, ना तो हम सांस बाहर निकाल पाते, यानी कि ना तो इंस्पिरेशन हो पाता, ना तो एक्सपिरेशन हो पाता, ठीक। तो ये तो था लंग्स के एनाटॉमी के बारे में थोड़ा सा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा लंग्स होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। देखिए लंग्स हमारा, अगर जैसे हम मान लीजिए ऐसे खड़े हैं, क्या, ऐसे खड़े हैं, तो ज़रा हम अपनी बॉडी को काट के देखें। ऐसे हैं, ऐसे हमने काट दिया अपने बॉडी को, क्या कर दिया, बॉडी को काट करके ऐसे सामने से देखेंगे, क्या, यहाँ से काट करके यहाँ सामने से देखेंगे तो हमको क्या दिखाई देगा, हमको ये चीज़ दिखाई देगा। ये रही हमारी, ये रही सपोज़ कीजिए नाक, ये माउथ, ये देखिए, ठीक। ये क्या है, नोज़। नोज़ की जो ओपनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं इसको, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। अब नॉस्ट्रिल से ये पाइप गया ऊपर की तरफ, ये फिर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ से भी पाइप आता है, तो ये देखिए ये विंड पाइप है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विंड पाइप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक। विंड पाइप और फूड पाइप। अच्छा, फूड पाइप याद कीजिए हम लोगों ने किसको बोला था, गलेट को बोला था, इसको क्या, ग्लॉटिस को बोला था, ठीक। तो यहाँ पर हम फूड पाइप की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये डाइजेशन में हमने पूरा ख़त्म कर दिया था। विंड पाइप
ग्लॉटिस की चर्चा करेंगे तो ये ग्लॉटिस जो है ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आया और आने के बाद जो है ये लंग्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक लंग्स ये हो गया और एक लंग्स ये हो गया। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक, अब देखिए ये नॉस्ट्रिल है। ठीक, नॉस्ट्रिल के बाद ये सीधे कहाँ पर जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर ये एपिग्लॉटिस है। क्या है ये, एपिग्लॉटिस है। एपिग्लॉटिस के बाद क्या है ये, फेरिंग्स। एपिग्लॉटिस के बाद फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ये क्या आ जाएगा आपका, ब्रोंकस। ब्रोंकस के बाद ये छोटे छोटे पाइप्स में टूट गया था जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांकायोल्स। ब्रांकायोल्स, ये देखिए ब्रांकायोल्स। ब्रांकायोल्स के बाद ये बलून लाइक स्ट्रक्चर में चला गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इसको, एल्वियोलाई। अब देखिए यहाँ पर रेस्पिरेशन में हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको। रेस्पिरेशन जो हो रहा है, एक तो नॉस्ट्रिल है। क्या, ये नॉस्ट्रिल है, ये इस नज़ल पैसेज है हमारा। नज़ल पैसेज से एपिग्लॉटिस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकस, यहाँ तक वाला पार्ट एक लंबी सी एक जो नली वाला पार्ट है। क्या, यहाँ से होते हुए एक लंबी सी जो नली वाली पार्ट गया है, इसको हम लोग जो है, इसको हम लोग एक पार्ट बोलेंगे। और ब्रोंकाई तक एक पार्ट है, और जो ये डक्ट है, ब्रोंकाई की डक्ट है, और जो ये एल्वियोलाई है, इसको हम लोग ये दूसरा पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इस वाले को हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। क्या कर रहा है ये, खाली कंडक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। जो मेन जहाँ पर गैस का एक्सचेंज होगा वो यहाँ एल्वियोलाई पर होगा, इसीलिए एल्वियोलाई को एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं। एक्सचेंज पार्ट और रेस्पायरेटरी पार्ट क्या बोलते हैं, रेस्पायरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट। अब देखिए तो कंडक्टिंग पार्ट में कौन कौन आ गया, नॉस्ट्रिल आ गया, एपिग्लॉटिस, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकायोल्स आ गए। ठीक, और एक्सचेंज वाले पार्ट में कौन से आ गए, जो ब्रोंकायोल का डक्ट है, यानी कि जो ये नली है ये आ गई, और जो ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है ये आ गए, यानी कि ब्रोंकायोल डक्ट, ब्रोंकायोल डक्ट प्लस एल्वियोलाई, जहाँ से मेन साइट है ये आपके गैस एक्सचेंज का, ब्रोंकायोल डक्ट और एल्वियोलाई, इसीलिए इसको एक्सचेंज पार्ट, जहाँ से एक्सचेंज हो रहा है O2 और CO2 का, रेस्पायरेटरी पार्ट बोलेंगे। और ये पूरा कंडक्टिंग पार्ट है, जो ये पूरी लंबी सी नली है, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। अच्छा, ये ज़रा सोच के बताइए, भगवान ने या नेचर ने हमको कंडक्टिंग पार्ट बनाया क्यों? जब मेन जो आपका लंग्स है कंडक्टिंग यहाँ पे हो, एक्सचेंज वाले पार्ट से O2 और CO2 का लेना देना था, तो इतना लंबी नली बनाने की ज़रूरत क्या थी? जो लंग्स है भगवान यहीं पर देते, यहाँ पे नॉस्ट्रिल के पास ही लंग्स लगा देते। क्या ज़रूरत थी इनको पूरा यहाँ तक वही एक बड़ी सी ट्यूब बनाने की? लंग्स यहीं बना देते छोटा सा, इतना बड़ा क्या ज़रूरत था इसको बनाने का, नली का? तो आपसे हम बताएं कि लंग्स जो हमारे होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं, और आपको भी पता है कि हमारे बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। क्या होता है? बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, और बाहर का टेम्परेचर सर्दी के दिन में बहुत कम हो जाता है, गर्मी के दिन में बॉडी का टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हवा गर्म भी हो सकती है या ठंडी भी हो सकती है। तो अगर हवा गर्म या ठंडी होगी, तो अगर हम ऐसे डायरेक्ट, अगर ये सपोज़ कीजिए ये यहाँ पर होता, ये लंग्स हमारा यहाँ पर होता, तो डायरेक्ट हवा, एयर जो है हमारे अंदर एंट्री कर जाती। ठीक है, जो कि एयर या तो ठंडी होती या तो बहुत ज़्यादा गर्म होती, तो वो लंग्स को हमारे जला सकती थी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, नेचर ने एक सिस्टम हमको निकाला कि इतनी बड़ी पाइप दे दें ताकि यहाँ से जो भी एयर जाए, चाहे वो ठंडी एयर हो चाहे वो आपकी गर्म एयर हो, यहाँ तक कम से कम एल्वियोलाई तक पहुँचते पहुँचते वो बॉडी के टेम्परेचर पर आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है?
जैसे मान लीजिए यहाँ पर एयर है, क्या है ये मान लीजिए एयर है, इसका है आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, गर्मी के दिन में, या इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दी के दिन में, ठीक है। इसी एयर को हम क्या रहे अपने नॉस्ट्रिल से अंदर की तरफ ले जा रहे हैं, तो नॉस्ट्रिल से जैसे जैसे ये अंदर की तरफ एयर जाएगा हमारे, तो ये हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा। यहाँ तक आते आते इस एयर का भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। पहला तो ये रीज़न है कंडक्टिंग पार्ट, इतना बड़ी नली बनाने का फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ज़रा सोचिए, इसमें हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे क्या हैं, पॉल्यूटेंट हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं। अगर एज इट इज़ ऐसे ही हमारे वो लंग्स में जाएंगे तो ज़रा सोचिए कि एक समय ऐसा आएगा ये एल्वियोलाई के ऊपर धूल मिट्टी चिपक के ये क्या बना लेगा, पूरा एक लेयर बना लेगा। फिर क्या एक्सचेंज होने देगा O2 और CO2 का? नहीं होने देगा। इसलिए नेचर ने क्या किया, इतनी बड़ी ट्यूब बनाई, क्या इतनी बड़ी ट्यूब बनाई, और यहाँ पर हमारे नॉस्ट्रिल में क्या चीज़, हमारे नॉस्ट्रिल में म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जिनके लगातार क्या निकलता है, म्यूकस। तो म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स बनाया जिनसे लगातार म्यूकस निकलेगा, पानी की तरह फ्लूइड निकलेगा। तो जैसे ही हम जैसे ही हम लेते हैं सांस को, तो वैसे ही पहले ये क्या देखिए, इसीलिए नेचर ने पहले इसको, इस ट्यूब को पहले ऊपर की तरफ उठाया, फिर जाके नीचे की तरफ गिराया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सांस लेंगे पहले ये अपर सरफेस से टकराएगी, और जैसे ही एयर हमारी ऊपर अपर सरफेस से टकराएगी, जितने भी मिट्टी के पार्टिकल होंगे, जितने भी धूल धुआं के पार्टिकल होंगे, सब जाकर के यहाँ पर हमारे म्यूकस से चिपक जाएंगे। यानी कि फिल्टर का भी काम कर रहा है ये वाला पार्ट। अगर लंग्स सोचिए यहाँ यहीं पर होता, तब तो सारे के सारे डस्ट पार्टिकल लंग्स में भर जाते, हम सांस ही ना ले पाते। तो ये यानी कि यहाँ पर ये फिल्टर का भी काम कर रहा है। तो टेम्परेचर मेंटेन और फिल्ट्रेशन का भी काम कर रहा है ये, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन यानी कि ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक, क्लीनिंग ऑफ एयर, ये कौन सा पार्ट काम कर रहा है, कंडक्टिंग पार्ट कर रहा है। इसीलिए नेचर ने इतना बड़ा ट्यूब बनाया। और एक्सचेंज पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट तक पहुँचते पहुँचते ये एयर हमारे बॉडी के टेम्परेचर तक आ जाता है, और वो बिल्कुल क्लीन होता है। क्या होता है, बिल्कुल क्लीन होता है। अब जा कर के आसानी से O2 और CO2 का एक्सचेंज हो पाएगा यहाँ से, ठीक। अच्छा ज़रा बताना, ये नाक किसका बना होता है हमारा, ये नाक, ये जो नाक की हड्डी है किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की होती है। ये जो नॉस्ट्रिल होता है ये कार्टिलेज का होता है। ये जो बीच में सेप्टा पड़ा हुआ है